हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज पॉलिटिकल साइंस में संसद के दोनों सदन के कार्य। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे लोकसभा की शक्तियां क्या क्या होता है। ठीक है ना। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं संसद में लोकसभा की शक्तियां। संक्षिप्त में जो क्वेश्चन आते रहता है उसको देखते हैं। ठीक है। तो लोकसभा की शक्तियां क्या क्या है। बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसका थोड़ा यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेते हैं और फिर उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले विधायी शक्ति की बात करते हैं। ठीक है। विधायी शक्तियां। दूसरा है वित्तीय शक्तियां। तीसरा समझ सकते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियां। चौथा क्या हो सकता है, संविधान संशोधन की शक्तियां। ठीक है। संविधान संशोधन की शक्तियां। पांचवा क्या हो सकता है, निर्वाचक मंडल की भूमिका। और हो सकता है जनता के समस्याओं का निवारण। चलिए सातवां में अन्य कार्य रख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। अन्य कार्य या अन्य शक्तियां। ऊपर वाला दो चार जो है मिलनी है, बाकी उसी से रिलेटेड सब रहता है। तो लोकसभा की शक्तियां, विधायी शक्ति की बात करेंगे, वित्तीय शक्ति की बात करेंगे। हाँ, तो विधायी शक्ति की बात करेंगे, वित्तीय शक्ति की बात करेंगे, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति की बात करेंगे, संविधान संशोधन की शक्ति क्या है वो देखेंगे, निर्वाचन मंडल की भूमिका के बारे में जानेंगे, जनता की समस्याओं के निवारण और अन्य कार्य के बारे में देखेंगे एक एक करके। तो आइए देखते हैं सबसे पहले विधायी शक्ति। तो आप जानते हैं कि राज्य स्तर और केंद्र स्तर पे कुछ सूचियों में बांट दिया गया है। क्या क्या है उसमें, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, अपशिष्ट विषय। इतना सारा टॉपिकों में जितने भी नियम कानून बनाना है उसको बांट के रखा गया है। संघ सूची में, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अपशिष्ट सूची में। तो आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं लोकसभा। तो लोकसभा केंद्र स्तर की संघ सूची में जो भी विषय ऐड किया गया है उस पर कानून बना सकता है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, पर कभी कभी क्या है, केंद्र सरकार में यानी लोकसभा में हस्तक्षेप करके क्या है, कानून बनाता है। समवर्ती सूची के बारे में जानते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों उस पे कानून बना सकता है। बट प्रीफरेंस की बात किया जाए, किसके कानून को माना जाएगा, तो समवर्ती सूची में भी केंद्र सरकार का ही दबाव होता है। बना तो दोनों सकते हैं। फिर है अपशिष्ट शक्ति। तो अपशिष्ट विषय पे केंद्र सरकार यानी कि लोकसभा से रिलेटेड, ठीक है, राज्यसभा में कानून बनाती है। फिलहाल हम लोकसभा की शक्तियां पढ़ रहे हैं तो ज्यादातर ध्यान देना है कि और भी बातें कर देते हैं। विधायी शक्तियां तो हमने पढ़ना शुरू कर दिया, बट लोकसभा की बात किया जाए तो निम्न सदन और उच्च सदन रखा गया है वहां। तो लोकसभा तो निम्न सदन है, ये हम जानते ही हैं। ठीक है, निम्न सदन है, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो लोकसभा निम्न सदन जरूर है, नाम में निम्न सदन है, लेकिन इंपोर्टेंस की बात किया जाए
ठीक है ना। तो उसमें इम्पोर्टेंस लोकसभा ही है। जितने भी नियम कानून लगभग बनाए जाते हैं उसमें दबदबा या फिर उसको कह सकते हैं एक व्यवहारिक रूप से यदि देखा जाए तो ज्यादा एक्टिव मोड में लोकसभा ही रहता है। ठीक है ना। हमने आप लोग ये हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन बात करते हैं कि कुछ विधेयक को पेश करना होता है, जैसे वित्तीय विधेयक हो तो लोकसभा में पेश किए जाते हैं। तो अवित्तीय विधेयक हो या संविधान संशोधन के विधेयक की बात की जाए तो वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन यदि व्यवहार में देखा जाए तो आज तक लोकसभा में ही अवित्तीय विधेयक को, संविधान संशोधन विधेयक को पेश किए जाते रहे हैं। एक यदि कहा जाए तो लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से बहुत अधिक है। इसके कारण इसका ही दबदबा नियम कानून में बनाने में लगा रहता है। राज्यसभा का भी अधिकार है, उसकी भी शक्तियां, लेकिन वो ज्यादातर औपचारिकता में ही रह जाता है। तो विधायी शक्तियां ये हो गया, तो संघ सूची पे, राज्य सूची पे, समवर्ती सूची पे ये कानून बना सकता है। ठीक है। अब है कि विधायी शक्तियां यहाँ पे ध्यान देना है। एक चीज ध्यान देना है, सब आगे भी बात करेंगे क्योंकि टॉपिक बनाया है, लेकिन इसमें बात कर लेते हैं कि संविधान संशोधन यदि करना हो इसमें एक संयुक्त बैठक की बात होगी। ठीक है ना। बैठक की बात होती है जो 108 अनुच्छेद के तहत होता है। ध्यान देना है कि संविधान संशोधन की यदि बात होती है, दोनों में यदि मतभेद होता है लोकसभा और राज्यसभा में, तो वहां पे संयुक्त बैठक के प्रावधान नहीं है। लेकिन अवित्तीय विधेयक हो यानी जो भी हो, और वित्तीय विधेयक में भी संयुक्त बैठक तो होता ही है। तो संयुक्त बैठक से वो निर्णय ले लिया जाता है। तो ये विधायी शक्तियां हो गया। तब चलिए थोड़ा सा देखते हैं वित्तीय शक्ति की बात करते हैं। ठीक है। इससे आपका जो है प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है। और मेंस में भी काम करेगा। तो दूसरा हम देखते हैं वित्तीय शक्तियां क्या है। तो वित्तीय शक्तियां की बात किया जाए तो इसमें सिर्फ लोकसभा ही है जो विधेयक पारित सबसे पहले कर सकता है, यानी कि लोकसभा में ही वित्तीय विधेयक पारित किया जाता है, और वो है अनुच्छेद 109। इसमें राज्यसभा में क्या होता है, जब लोकसभा में ये पारित कर दिया गया तो राज्यसभा के पास इस विधेयक को भेज दिया जाता है। अब राज्यसभा है इसको पढ़ेगा, विचार करेगा, अपना जो भी उसका विचार है, जो भी व्यू है वो लोकसभा को भेजेगा। टाइम शिफ्ट होता है 14 दिन के लिए, 14 दिन में वो अपना जवाब भेजेगा। नहीं भी भेजेगा तो ये मान लिया जाता है कि लोग ये वित्तीय विधेयक राज्यसभा से पारित कर दिया गया है। 14 दिन से अधिक वो रोक नहीं सकता है, उसके बाद वो खुद ब खुद पारित मान लिया जाता है। और वार्षिक बजट है, वित्तीय बजट है, या फिर अनुदान संबंधी जो मांग होता है उससे रिलेटेड जो भी काम है वो लोकसभा ही उसमें, यानी कि लोकसभा ही उसमें भागीदारी देता है, लोकसभा ही उस एक्टिव होता है। तो इस प्रकार से वित्तीय शक्तियां हो गया। तो वित्तीय शक्ति के बाद हमने बात किया था कार्यपालिका पर नियंत्रण की बात। तो संसद मिलकर बनता है किससे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। और हमने ये पढ़ा है कि मंत्रिमंडल जो है, चलिए इसकी बात नहीं करते हैं, हम देख रहे हैं कि लोकसभा का जो है मंत्रिमंडल पर किस प्रकार से वो नियंत्रण रख सकता है। तो बहुत सारा पॉइंट है कि संसद में जो संसद के सदस्य है मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट याद कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, इसको लिख देंगे, कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण किस किस प्रकार से रखा जाता है ये देखते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, तो पहला ये ध्यान में रख सकते हैं कि संसद के सदस्य जो है मंत्रियों से क्या है प्रश्न पूछ सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, किसी भी बिंदु पे, और साथ ही साथ आलोचना भी कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी लोकसभा के माध्यम से संसद में जो काम हो रहा है उस पर कंट्रोल रखा जाता है। तो प्रश्न पूछने की शक्ति होती है, आलोचना करने की शक्ति होती है, साथ ही साथ है
कि कोई विधेयक है उस विधेयक को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, किसी मंत्री के वेतन की कटौती का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है लोकसभा जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। और भी पॉइंट बोल सकते हैं जिससे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। कुछ और भी पॉइंट है, स्थगन प्रस्ताव पारित करके, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, वेतन कटौती की बात तो हमने कर ही दिया था, ठीक है, बजट जो लाया गया उसको अस्वीकार करके भी लोकसभा जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकते हैं। कि हमने यहाँ पे एक संक्षिप्त रूप से ही चल रहे हैं। अब संविधान संशोधन की शक्ति पर भी थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है, संविधान संशोधन की शक्ति। तो संविधान संशोधन की शक्ति, चलिए बोलते हैं ज्यादा, लिखते कम है, लिखने की आदत डालना होगा। संविधान संशोधन की शक्ति, तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 368 में यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बात यदि कहा जाए संविधान संशोधन की शक्ति का, तो ये जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा, प्रस्ताव जो पारित किया जाता है तो ये किसमें किया जाता है, दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी में भी पहले किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नियम यही है। बट हमने पहले भी बात कर दिया है कि व्यवहारिक रूप से ज्यादातर जो भी विधेयक पारित किए जाते हैं ज्यादातर लोकसभा में किए जाते हैं, तो प्रस्ताव पारित तो किया जाता है। अब संविधान संशोधन करना है तो इसमें क्या होता है, दोनों सदन में अलग अलग, ठीक है, दोनों सदन में अलग अलग अब होगा बहुमत, कुल बहुमत। यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये टर्म कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कुल बहुमत एवं उपस्थित ठीक है, कुल बहुमत एवं उपस्थित एवं मत देने वाले के 2/3, ठीक है, बहुमत से ये पास होना चाहिए। ध्यान में रखना है कि कुल बहुमत उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्य यदि वोटिंग कर देते हैं तब जाकर संविधान का संशोधन मान लिया जाता है। एक चीज और है कि अभी पीछे बात कर लिए, फिर से बात करते हैं। संविधान संशोधन में ये होता है कि यदि दोनों मतभेद हो जाए, ठीक है, प्रस्ताव पारित करने में दोनों का भी अलग अलग हो जाए, संतुष्ट नहीं है एक दूसरे के बात से जो भी कानून प्रस्तुत किया गया है, तो उस स्थिति में प्रस्ताव ही निरस्त हो जाता है। इस स्थिति में संयुक्त बैठक जो अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है वो संविधान संशोधन में नहीं किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का प्रावधान है कि नहीं, आप किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा उसको आप ध्यान में रखना होगा, तो पूछा जाता है इससे, ठीक है। तो ये सब जो है ना एक्सेप्शन पॉइंट है, और यही सब जो एक्सेप्शन पॉइंट है ध्यान रहता नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य कैसे करता है। निर्वाचक मंडल के रूप में भी लोकसभा काम करता है, तो निर्वाचक मंडल के रूप में तो ध्यान देना है कि सबसे पहले यदि हम राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति का चुनाव में संसद भाग लेता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य कर रहा है। तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अब तो ये अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का जो चुनाव की प्रक्रिया है, लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य, तो ये अनुच्छेद 54 के अनुसार। अब है उपराष्ट्रपति का जो चुनाव की प्रक्रिया की बात की गई है अनुच्छेद 63 में है, ठीक है। इसमें भी क्या है, लोकसभा के सदस्य और
राज्यसभा के सदस्य, तो सीधे कह सकते हैं कि संसद, इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वहां पे आया राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली, पुडुचेरी, ये सब जो वहां का विधानसभा, उसके भी निर्वाचित सदस्य को शामिल किया गया राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में होल संसद कह सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हो या अनिर्वाचित मनोनीत हो, दोनों भाग लेते हैं। तो ये यहां से और यहां से ये क्वेश्चन तो आपका बनते ही रहता है। और साथ ही साथ निर्वाचन मंडल के रूप में ये तो हो गया। साथ ही साथ लोकसभा क्या करता है, अपने ही सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करता है, उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। तो ये सब अनुच्छेद जो भी है ना, या फिर अनुच्छेद, चलिए उसकी बात करेंगे, क्योंकि टोटल अनुच्छेद ही तो संविधान है। तो अनुच्छेद के तौर पे पढ़ना शुरू करेंगे तो उससे पूरा पॉलिटिकल साइंस आपका कंप्लीट होगा, या फिर पॉइंट बाय पॉइंट इस तरह से भी पढ़ेंगे तो चलेगा। तो अनुच्छेद ये 93 में जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की बात है, तो इसमें भी लोकसभा ही भाग लेता है। तो निर्वाचित मंडल के रूप में कार्य हो गया। छठा हमने कहा था जनता की समस्याओं का निवारण, क्योंकि लोकसभा में जो भी सदस्य आते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनकर ही आते हैं, तो इसका ये कर्तव्य बनता है कि जनता की क्या समस्याएं हैं, क्या विचार है, क्या भावनाएं हैं, उसका ध्यान रखा जाए। जब भी नियम कानून बनाया जाए तो उनके हित में हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लोकसभा जो है जनता के भावनाओं, विचारों, ठीक है, उनकी क्या इच्छा है, क्या मांग है, उसका भी ध्यान रखा जाता है। अन्य कार्य में क्या मान सकते हैं कि अब राष्ट्रपति को हटाना हो तो उसके लिए प्रस्ताव लोकसभा पारित करता है, ठीक है, महाभियोग का। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो राज्यसभा पहले इसके लिए प्रस्ताव पारित कर देता है और उसका अनुमोदन लोकसभा को करना पड़ता है। तो उपराष्ट्रपति को भी हटाने के लिए ये अन्य काम में मान सकते हैं। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय हो, ठीक है, तो उसके न्यायाधीशों का कदाचार या महाभियोग ये सब लगाने के लिए प्रस्ताव पारित करता है लोकसभा, तो ये हो सकता है। साथ ही साथ और क्या पॉइंट होते हैं कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति आपातकाल जब लागू कर दिया जाता है तो उस स्थिति में 3 राष्ट्र आपात होता है ना, कौन कौन होता है, पहला राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो इसका अनुमोदन जो है 1 महीने के भीतर लोकसभा के द्वारा करना पड़ता है, ठीक है ना, स्वीकृति देनी पड़ती है, अन्यथा वो जो है 1 महीने के बाद समाप्त हो जाता है। लोकसभा से स्वीकृति मिल जाती है तो आगे ये बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो ये काम भी हो सकता है। और दूसरा ये काम है कि राष्ट्रपति कभी कभी उसका अधिकार होता है कि फांसी की सजा को वो माफ करता है, सर्व क्षमा जिसको बोलते हैं। तो उस स्थिति में भी लोकसभा जो है उससे विचार विमर्श करना पड़ता है राष्ट्रपति को, तब जाकर ये फिर मान्य होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं। अब आज हमने संक्षिप्त लगभग हमने बता दिया है, कुछ पॉइंट और विस्तारित रूप से आप देख सकते हैं, तो उसके लिए फिर से वीडियो आएगा, ठीक है। तो लोकसभा की शक्ति के बारे में हमने देखा। अब आगे हम बात करेंगे राज्यसभा की शक्ति के बारे में। तो राज्यसभा की शक्ति के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमारे चैनल पर आप बने रहें, वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। धन्यवाद।